गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई नो कि आज होली है और किसी का भी दिल नहीं कर रहा होगा बिल्कुल भी पढ़ाई करने का, स्टिल आप पूरे दिन एंजॉय कर सकते हैं और लास्ट में सोते टाइम 1 घंटे का टाइम निकाल के पूरा लेक्चर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आज का आपका लॉस नहीं होगा और आज एंजॉय भी कर लेंगे आप, साथ ही करंट अफेयर्स भी देख लेंगे। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आई विश कि होली के कलर्स के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे कलर्स आ जाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए किसी न किसी एग्जाम में या जिसमें भी आप चाहते हैं आप वहाँ सेलेक्ट हो जाएं और अपने माँ बाप को प्राउड फील कराएं। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। आज क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले आज के हम करंट अफेयर्स देखेंगे 8 मार्च के। उसके बाद एट सेकेंड हम जनवरी मंथ स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन के, जिसमें हम फर्स्ट से लेके 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम G20 वाले क्वेश्चंस करेंगे और एट लास्ट हमारा क्विज का सेशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्विकली स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं, क्योंकि आप थके होंगे और आपका ज़्यादा मन नहीं कर रहा होगा पढ़ाई करने का। आई कैन अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे 2023? नेशनल सेफ्टी डे सबसे पहले हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 मार्च को। रीज़न क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हेल्थ सेफ्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे वर्क प्लेसेस पे, साथ ही एक जो सेफ्टी का कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए जनरल पब्लिक में। ठीक है, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है आवर एम जीरो हार्म। तो जब भी आपके सामने डेज एंड थीम्स का क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा उससे बस 2 ही पॉइंट पूछा जाता है। नेशनल सेफ्टी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 मार्च को, और थीम क्या है? आवर एम जीरो हार्म। सेकेंड क्वेश्चन है, सामर्थ स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? सामर्थ स्कीम जो कि आजकल न्यूज़ में है, आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। सामर्थ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। और ये एक अम्ब्रेला स्किलिंग इनिशिएटिव है जिसका एम है इंसेंटिव प्रोवाइड करना और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, किसमें? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कब तक? अंटिल मार्च 2024। तो इंडियन गवर्नमेंट फिलहाल प्लान कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सके ताकि जो स्किल डेवलपमेंट सेक्टर है हमारा वो बूस्ट हो सके अंडर द सामर्थ स्कीम। और ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया है क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसको हम $250 बिलियन वर्थ का बना देंगे। कब तक? बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड। और प्रेजेंट में जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है इसकी वैल्यू कितनी है? 150 to 155 बिलियन डॉलर्स। तो अभी इसको $100 बिलियन और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो याद रखिएगा सामर्थ स्कीम किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन विच इंस्टीट्यूशन? आपको बताना है कि ये अवार्ड किस इंस्टीट्यूट को कन्फर किया गया है, किसको दिया गया है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड को हाल ही में कन्फर किया गया है NTPC लिमिटेड को। ठीक है, किस लिए? क्योंकि पावर जनरेशन में जो इनका रोल है या जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटली आउटस्टैंडिंग है। और इस अवार्ड के थ्रू इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है द रोल ऑफ द लार्जेस्ट पावर स्टेशन इन इंडिया। कौन सा है ये? विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, और ये अवार्ड कन्फर किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर डे। बेसिकली ये एक इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिसको कि सेटअप किया गया था 1927 में, और ये डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि रिलेटेड होते हैं डिफरेंट सेगमेंट से, लाइक पावर, वाटर रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स। फाइन, अब NTPC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि हाल ही में S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट ने अपनी रैंकिंग को रिलीज किया था टॉप 250 इंडिपेंडेंट एनर्जी प्रोड्यूसर्स के ऊपर पूरी दुनिया की। ठीक है, और इसमें इन्होंने डिफरेंट तरह के 4 क्राइटेरिया लिए थे, लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल एसेट, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है और प्रॉफिट कितना गेन हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है इस रैंकिंग में NTPC टॉप पोजीशन पे रहा। फाइन, इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट में, जिसका एम है पावर जनरेशन कैपेसिटी को बूस्ट करना और जो स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करना। ठीक है, और इसको कहाँ पे बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। लगभग कितने लागत का रहेगा? 3000 करोड़
रुपीज़ का। इसी के साथ खांडवा डिस्ट्रिक्ट इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट का जिसके पास एक थर्मल पावर स्टेशन रहेगा, हाइडल पावर प्लांट है और सोलर पावर प्लांट भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशंस रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज मोर देन अ बिलियन रीजंस द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन। तो कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, आपको ये बताना है। ये रिपोर्ट जारी करी है यूनिसेफ ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया कि 26.4% बच्चे ही सिर्फ ऐसे हैं जिनको सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से कोई बेनिफिट होता है। ठीक है, कितने एज ग्रुप के? ये हैं 0 से 15 एज ग्रुप के बीच में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 1.77 बिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में आते हैं जिनके पास किसी भी तरह का चाइल्ड या फिर फैमिली कैश बेनिफिट नहीं होता है, मतलब उनको कोई एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है किसने जारी करी? यूनिसेफ ने आईएलओ के साथ मिलकर। आईएलओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए एक बार कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हम देख लेते हैं जिनका हेडक्वार्टर्स जेनेवा में लाई करता है। सबसे पहले इसमें आता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। सेकेंड है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब जानते हैं इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा में। थर्ड है इसमें हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। फिर फिफ्थ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर नेक्स्ट है विपो, विपो का फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सेवेंथ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एट्थ है UNCTAD, फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और एक लास्ट और कौन सा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, तो इसकी आप लिस्ट बना के लिख सकते हैं, कभी भी इसका हेडक्वार्टर्स आपसे पूछा जाए तो आंसर एक ही रहेगा, जेनेवा। ठीक है, इसमें से आप ये वाला हटा सकते हैं, इसका स्विट्जरलैंड में है बट जेनेवा में नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन है जिसने आजकल एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट। इसको किसने जारी करी है? इसको जारी किया है CFA इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, और इसमें जो डेटा लिया गया है वो किस इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के डिस्क्लोजर्स के ऊपर। ठीक है, ये जो फ्रेमवर्क है इसको रिलीज़ किया गया था 2021 में। किसने रिलीज़ किया था? सेबी ने। क्यों किया था? क्योंकि ये सेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर मैकेनिज्म साबित हुए प्राइवेट कंपनीज के लिए। और ये जो इनकी जेंडर गैप रिपोर्ट है इसमें उन्होंने बताया कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट है फिनेंस और उसके रिलेटेड सेक्टर्स में वो सिर्फ कितना है? 21.7%, मतलब बहुत कम है। और 15.9% वुमेन ही सिर्फ एम्प्लॉयड हैं की मैनेजरियल पोजीशंस पे, मतलब HR मैनेजर ये सब। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट किसकी है? ये है CFA इंस्टीट्यूट की। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ रेस अक्रॉस इंडिया, जो कि एशिया की लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस है। तो रेस अक्रॉस इंडिया एशिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस है और हाल ही में इसको स्टार्ट किया गया है श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन है वो कौन सा है? तो इनका फाइनल डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी, मतलब तमिलनाडु स्टेट। और इसके साथ ये डिस्टेंस कितनी कवर कर लेंगे? 3655 किलोमीटर्स। याद रखिएगा इसमें सिर्फ इकलौती फीमेल पार्टिसिपेंट हैं जिनका नाम है गीता राव। ठीक है, और टोटल 29 साइकिलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दो बातें बस याद रखिएगा कि रेस अक्रॉस इंडिया कहाँ पे हो रही है? जम्मू एंड कश्मीर में। और इसमें इकलौती फीमेल पार्टिसिपेंट का नाम क्या है? तो ये है गीता राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु डोंगर लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि ये लेक कौन से स्टेट में लाई करती है। तो ये लेक सिचुएटेड है कितनी हाइट पे? 17,800 फीट पे। कहाँ पे? इन द मंगन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। ठीक है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स है इंडिया की। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने हाल ही में इस लेक को विजिट किया है और यहाँ पे इन्होंने आर्मी पर्सोनल के साथ डिस्कशंस किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा गुरु डोंगर लेक का नाम किसके ऊपर पड़ा है? गुरु पद्मसंभव के ऊपर, जो कि फाउंडर हैं तिब्बतन बुद्धिज्म के। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लेक कहाँ पे लाई करती है? सिक्किम स्टेट में। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसके लिए होस्ट कौन सा स्टेट है आपको ये बताना है। तो जो पहली B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और एक्सपो हो रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर अंडर द
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको होस्ट करने वाला है असम स्टेट। ठीक है, एम क्या है इसका, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको प्रमोट करना ग्लोबल लेवल पे, और ये जो इवेंट है ये असम के गुवाहाटी शहर में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए होस्ट कौन सा स्टेट है, तो ये है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला तिनुबू हैज़ बिन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट हाल ही में इलेक्ट हुए हैं। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि बोला तिनुबू हाल ही में इलेक्ट हो चुके हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, और किसको रिप्लेस करेंगे इसी के साथ ये, तो ये रिप्लेस करेंगे मुहम्मदू बुहारी को। ठीक है, इन्होंने अपना 2 टर्म कंप्लीट कर लिया है ऑफिस में प्रेसिडेंट के, और बोला तिनुबू ने इसके पहले मुहम्मदू बुहारी को हेल्प किया था इनके टर्म्स में, मतलब 2015 और 2019 में। और बोला तिनुबू लोगोस के गवर्नर भी थे 2 सालों के लिए, जबकि मिलिट्री रूल खत्म हो गया था नाइजीरिया कंट्री में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट कौन हैं, ये हैं बोला तिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ 2 लोन्स ऑफ $500 million टू इंडिया टू सपोर्ट विच पर्टिकुलर स्कीम। तो वर्ल्ड बैंक ने 2 तरह के लोन्स को एक्सटेंड किया है $500 million ईच का इंडिया के लिए, किस पर्टिकुलर स्कीम को सपोर्ट करने के लिए, आपको ये बताना है। तो ये लोन का एक्सटेंशन हुआ है टू सपोर्ट द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, इस मिशन को लॉन्च किया गया था 2021 में। एम क्या था, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा मजबूत करना, और बजट इसके लिए कितना रखा गया है, 64,180 करोड़ रुपीज़। तो इस मिशन में टोटल 3 एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट है इसमें स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो हमारे पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करना। सेकेंड है एक IT इनेबल्ड डिजीज़ सर्विलांस सिस्टम को क्रिएट करना। फिर इसके बाद थर्ड एस्पेक्ट है इसका कि जो रिसर्च है इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के ऊपर उनको एक्सपैंड करना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस स्कीम को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इतना अमाउंट फिर से एक्सटेंड किया है, तो ये है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जन औषधि ट्रेन। आपको बताना है कि इस ट्रेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जन औषधि ट्रेन को हाल ही में फ्लैग ऑफ किया गया था नई दिल्ली में हमारे यूनियन मिनिस्टर्स के द्वारा, डॉक्टर मनसुख मांडवी और अश्विनी वैष्णव, और इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशंस, जिसमें हमने जन औषधि स्कीम को कमोमरेट किया है। ठीक है, और ये सेकेंड ऐसी ट्रेन है जिसको कि फ्लैग ऑफ किया गया है इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और इस ट्रेन के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अबाउट द जन औषधि जेनेरिक मेडिसिन्स जो कि अवेलेबल हैं इन मोर देन 9,000 केंद्रास इन इंडिया। ठीक है, तो याद रखिएगा जन औषधि ट्रेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट जन औषधि स्कीम। ठीक है, वंदे भारत, देखिए इसी तरह आपने वंदे भारत ट्रेन का काफ़ी नाम सुना होगा। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो ये एक इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती है जिसको कि इंडियन रेलवेज ने डेवलप किया हुआ है, और गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रन कर देंगे कंट्री में, कब तक, 15 अगस्त 2023 तक। ठीक है, और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 160 किलोमीटर्स पर आवर। इसमें डिफरेंट ट्रेवल क्लासेस भी होते हैं लाइक शताब्दी ट्रेन, लेकिन इसमें बेटर फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री अवार्ड्स द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। कौन सी मिनिस्ट्री इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है, आपको ये बताना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे को कमोमरेट करते हुए वुमेन को ऑनर किया है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है डिफरेंट तरह प्रोग्राम्स में मिनिस्ट्री के थ्रू द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। ठीक है, और इस अवार्ड के थ्रू वुमेन को रिकॉग्नाइज किया जाता है इनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए टू द स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन एंड द नेशनल वाटर मिशन अंडर वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है। लेकिन इसके अलावा आपने धारा इनिशिएटिव के बारे में आई एम श्योर सुना होगा। तो ये किसका इनिशिएटिव है, बहुत सारे लोग समझते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ का है, लेकिन ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, और हाल ही में इसने अपना 1 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो इस साल में लगभग 10 सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया गया था डिफरेंट तरह के थीम्स पे, और जो अब नेक्स्ट फेज है धरा का, इसमें फोकस किया जाएगा मेटलर्जिकल, एग्रीकल्चरल और एंशियंट इकोनॉमिक ट्रेडिशंस के ऊपर इंडिया के। ठीक है,
तो बस याद रखिएगा कि धरा किस यूनियन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिस बियालात्स्काय हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ नोबेल लॉरिएट फ्रॉम विच कंट्री। आपको बताना है कि ये नोबेल लॉरिएट कौन सी कंट्री से हैं। तो ये एक्चुअली को फाउंडर हैं वियाजना ह्यूमन राइट्स ग्रुप के, और हाल ही में इनको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट मिल गई है बेलारूस कोर्ट से। ठीक है, तो 2021 में इनको अरेस्ट किया गया था। रीज़न क्या था? जो इनका ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उसको चार्ज किया गया था फॉर स्मगलिंग एंड वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और इनको नोबेल पीस प्राइज लास्ट ईयर ही दिया गया था 2022 में इनके रोल के लिए, जिसमें इन्होंने ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये हैं बेलारूस से। क्योंकि इनको लास्ट ईयर ही नोबेल पीस प्राइज मिला है, इसलिए ये पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम आज जनवरी मंथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये पार्ट 1 रहेगा इस सीरीज़ में, और हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 15th क्वेश्चन तक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अर्ज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस टू सेटअप इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने स्टॉक एक्सचेंजेस को रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म सेटअप कर लेना चाहिए? ये है मार्केट रेगुलेटर सेबी। अच्छा, रीज़न क्या था, किस वजह से सेबी ने ये हुक्म दिया है? तो ये जो प्लेटफॉर्म सेटअप होगा, इसके थ्रू इन्वेस्टर्स को मौका मिलेगा कि वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकते हैं इन केस ऑफ डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिंग सर्विसेज। ठीक है, तो फिलहाल देखा जा रहा था कि जो ट्रेडिंग मेंबर का सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा ग्लिचेस देखने को मिल रहे थे, और यही रीज़न है कि सेबी ने ये स्टेप लिया है। व्हाट इज़ द टारगेट फॉर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया फॉर 2022 to 23? एक्चुअली इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है वो 16% से राइज हुआ है इन द फर्स्ट 8 months, मतलब अप्रैल टू नवंबर में ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2022 to 23 में। और इस टाइम पीरियड के लिए एक्सपोर्ट टारगेट फिक्स किया गया है कितना? $23.56 बिलियन का। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ने एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट का 74% अटेन किया है। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू वंदे भारत एक्सप्रेस इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया है वंदे भारत एक्सप्रेस को, जो कि कनेक्ट करती है हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से। ठीक है, और ये एक रेलवे स्टेशन है कहाँ पे? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसको हम गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ कोऑपरेटिव बेनिफिशरीज कॉन्फ्रेंस? इसके लिए होस्ट है बेंगलुरु सिटी। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं होम एंड कॉपरेशन के मिस्टर अमित शाह, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था बेंगलुरु में, और कहाँ पे है ये? कर्नाटका स्टेट में। विच कंपनी इज एक्वायरिंग फोर्ड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? तो ये है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अक्वायर कर रहा है फोर्ड इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहाँ पे? एट सनंद। ठीक है, अपनी सब्सिडरी की हेल्प से। कितनी लागत के साथ ये अक्वायर हो रहा है? 725 करोड़ रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द स्पेन बेस्ड स्टार्क फ्यूचर SL इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल्स? कौन सी कंपनी है जिसने स्पेन बेस्ड स्टार्क फ्यूचर के साथ पार्टनरशिप करी है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स? तो ये है आइकर मोटर्स। ठीक है, ये एक्चुअली पेरेंट कंपनी है रॉयल एनफील्ड की। इन्होंने अपना स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है इन द स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स। ठीक है, विच स्टेट अनाउंस्ड स्पेशल स्कीम्स फॉर ग्रीन टेक, रूरल इम्पैक्ट एंड वुमेन लेड स्टार्टअप्स? ये है तमिलनाडु स्टेट। जो स्टार्टअप तमिलनाडु है, मतलब तमिलनाडु स्टार्टअप एंड इनोवेशन मिशन, इन्होंने डिफरेंट तरीके स्पेशल पैकेजेस को रोल आउट किया है ताकि ग्रीन टेक, रूरल इम्पैक्ट एंड वुमेन लेड स्टार्टअप्स में असिस्टेंस हो सके। ठीक है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ नंबर ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अंडर द आयुष्मान भारत? तो गवर्नमेंट ने हाल ही में टारगेट अचीव किया है ऑफ स्टार्टिंग 1.5 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को अक्रॉस द कंट्री एज पर द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया? दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको रिलीज किया है, और इस पब्लिकेशन में इन्होंने
इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है उनकी एक्टिविटीज़ को बेसिकली कवर किया है। जुआरी ब्रिज, द सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो जुआरी ब्रिज कहाँ पे है? ये गोवा में है और हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फेज इस पर्टिकुलर ब्रिज का, जो कि है जुआरी रिवर पे, जिसके थ्रू कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा बिटवीन नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। ठीक है, और जुआरी ब्रिज सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है इंडिया की। पहली कौन सी है? ये है मुंबई की बांद्रा वोरली सी लिंक। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ 2023। ये है स्वीडन। स्वीडन ने यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी को ले लिया है फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ दिस ईयर। और कब से इनका सेशन शुरू हुआ है? 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, और ये थर्ड टाइम है जब स्वीडन ने यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी ली है। याद रखिएगा इन्होंने किससे प्रेसिडेंसी ली है? तो इन्होंने ये प्रेसिडेंसी ली थी चेक रिपब्लिक से। ठीक है, जो ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो हर 6 महीने में रोटेट होती है बिटवीन द मेंबर स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। विच एशियन कंट्री हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ई स्पोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट इवेंट? ये है इंडिया कंट्री। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने अमेंड किया है रूल्स को जो कि गवर्न करते हैं ई स्पोर्ट्स को, और इसमें इन्होंने बताया कि ई स्पोर्ट को अब इंक्लूड किया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट इवेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन केरला? तो ये है केरलोत्सवम। केरलोत्सवम एक स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल है केरला का, जिसको की कोऑर्डिनेट करती है केरला स्टेट यूथ वेलफेयर बोर्ड। इसमें पलक्कड़ जो है वो इमर्ज हुआ एज द ओवरऑल चैंपियन ऑफ स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, और इसके बाद इसमें सेकेंड पोजीशन पे था कोझिकोडे और थर्ड पोजीशन पे था फिर कुन्नूर। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस रिकॉग्नाइज द निजात कैंपेन ऑफ विच स्टेट पुलिस? सबसे पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने निजात कैंपेन को सेलेक्ट किया है छत्तीसगढ़ पुलिस की फॉर लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन। किस कैटेगरी में? इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। ठीक है, What is the name of the difference between the total revenue and the total expenditures of a country in a year? तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रेवेन्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। ओके, और अप्रैल टू नवंबर पीरियड में 2022 से 23 के ये वैल्यू कितनी थी फिस्कल डेफिसिट की? 9,78,154 करोड़ रुपीज़। डेटा क्या है ये आपसे शायद नहीं पूछा जाएगा कभी भी, बस याद रखिएगा जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो इसी के साथ हमने टॉप 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग G20। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि टेबल फॉर्मेट में जो हम कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स करते थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनको, तो हमने डिसाइड किया था कि हम एक कैटेगरी रोज रिवाइज करेंगे। तो आज नंबर है G20 का। फर्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च द G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस? इसको लॉन्च किया था कंट्री इंडिया ने, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन नेम्ड एज G20 साइंस वर्किंग ग्रुप सेक्रेटरीट? इसके लिए चुना गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। Which city is the host of the first G20 Finance and Central Bank Deputies Meeting? तो जो फर्स्ट G20 Finance and Central Bank Deputies Meeting है इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है? ये है बेंगलुरु। Which city is the host of the G20 Development Working Group Meeting? इसके लिए होस्ट है मुंबई सिटी। Who has been appointed as the chair of B20 India to lead the business agenda during India's G20 presidency? बिजनेस एजेंडा को लीड करने के लिए B20 इंडिया का चेयर बनाया गया है N चंद्रशेखरन को। Which city is the host of the first G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया? पहली G20 शेरपा मीटिंग जो इंडिया की है इसके लिए होस्ट है उदयपुर सिटी। What is the theme of India's G20 presidency in 2023? इधर होना चाहिए। तो जो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी है उसके लिए थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इन 2023? सबको पता है इंडिया। विच कंट्री होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी इन 2022? तो इंडिया ने प्रेसिडेंसी किससे ली थी? इंडोनेशिया से। ठीक है, कब से प्रेसिडेंट हम बने हैं? तो 1 दिसंबर 2022 से। अच्छा, जब इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था तब G20 की थीम क्या थी उस टाइम पे? थीम थी लास्ट ईयर रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर।
ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस बच गए G20 के, लाइक फॉर एग्जांपल जो पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी, इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है? ये है खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो B20 कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए होस्ट कौन है? ये है मणिपुर। मणिपुर ने होस्ट किया है B20 कॉन्फ्रेंस को। इसके अलावा जो फर्स्ट सस्टेनेबल फिनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग है G20 की, ये कहाँ पे हुई है? असम में, असम के गुवाहाटी शहर में। फिर फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग के लिए होस्ट किसको रखा गया है? ये है जोधपुर। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान स्टेट में, ठीक है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग G20 जो आपको एट एनी कॉस्ट याद रखने ही होंगे, क्योंकि G20 के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो चलिए अब आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.